हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में हमारा बिंदु चल रहा है आरटी 2009। आरटी 2009 को हमने पूर्व की क्लास में ट्रिक से याद कर लिया, सारी की सारी धाराएं याद करवाने का प्रयास किया, जो महत्वपूर्ण सभी धाराओं को मैंने याद करवा दिया था आपको। अगर वो धाराएं आपके याद है तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। आज उन्हीं धाराओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो धाराएं किस प्रकार हैं, उन धाराओं में क्या क्या चीजें हैं, उन धाराओं को सभी को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अपने दिमाग को बोर्ड पर रखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आरटी 2009 की बात चल रही है कि आरटी 2009 में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, आरटी 2009 में क्या क्या चीजें हैं। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, मैंने आपको बताया था कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो आपने मेरे को उत्तर दिया था गुरुजी इसमें 7 अध्याय हैं। और मैंने कहा था धारा कितनी है, तो भाई मूल में इसकी धाराएं 38 थी, वर्तमान में इसकी धारा कितनी है 39 है, यानी एक धारा को बढ़ा दिया है भाई। ये बात हुई थी अपनी यहीं तक। हाँ जी, राम राम, राधे राधे। चलिए अब इन अध्यायों को याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का नया व्यू आ रहा है कि एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अध्याय 1 का नाम क्या है ये पूछेगा आपसे वो, अध्याय 1 का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा अध्याय 1 का नाम दिया गया है प्रारंभिक। क्या नाम दिया गया भाई, प्रारंभिक नाम दिया गया है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रखो धारा है इसमें 1 और 2। ओके, फिर अध्याय 2 की बात करें। अध्याय 2 में क्या कहा गया है, ये अध्याय आपको नाम पूछ लेगा भाई, जरूर याद रखेंगे। अध्याय 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय का नाम क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें कितनी धाराएं हैं गुरुजी, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके धारा कितनी है, धारा 3, 4 और 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करें अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है गुरुजी, तो देखो इसमें है समुचित सरकार, जो है जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है, सब लोग आएंगे इसमें। समुचित सरकार, समुचित सरकार, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य कह दो, उत्तरदायित्व कह दो। ठीक है, ये है। तो इसमें धारा कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें धारा आ जाएगी आपकी 6 से 11। ओके, अब उसके बाद की बात करें अध्याय 4। अध्याय 4 ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्यों इंपॉर्टेंट है गुरुजी, क्योंकि इसमें सारा स्कूल से संबंधित मैटर है, इसमें माता पिता और वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आपने लिखना है जैसे विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालयों व शिक्षकों के उत्तरदायित्व, इसका नाम है शिक्षकों के उत्तरदायित्व। ये सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे गुरुजी, देखो यहां धारा 11 आ गई, तो यहां धारा कितनी आ जाएगी 12 से 28, 12 से 28 धाराएं हैं और सबसे बड़ा है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे बड़ा अध्याय है ये। ओके, फिर अगर बात करें अध्याय 5 की, कि अध्याय 5 में क्या बात की गई है और किन के लिए है। अध्याय 5 की बात करें तो इसमें बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पाठ्यक्रम व पूर्णता, तो ये है पूर्णता। इसमें कितनी धाराएं हैं, इसमें सिर्फ 2 ही धाराएं भाई। कौन कौन सी है गुरुजी, 29 और 30 नंबर, 2 ही धाराएं हैं।
ये सब धाराएं आपको डिटेल से करवाएंगे, पहले इनके अध्यायों के नाम आपके याद होने चाहिए। अध्याय 6, अध्याय 6 में बाल संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो इसका नाम है बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का क्या है, संरक्षण। तो इसमें धारा कितनी है तो देख लेते हैं। धारा 31, 32, 33 और 34। फिर है आपका अध्याय 7, अध्याय 7 और 7 का नाम है प्रकीर्ण, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं हैं गुरुजी, इसमें 35 से 39 तक, कितनी है 35 से 39 याद रखनी है आपको। अब आप जानो, आपका काम जाने, हमने आपको बता दिया है। यहां से प्रश्न आपके बनेगा, इन अध्यायों के नाम पूछेगा। चौथा अध्याय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे छोटे अध्याय की बात करें जो कम इंपोर्टेंट है तो 1 नंबर वाला सबसे छोटा माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 अनुच्छेद हैं, दोनों ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद तो हैं परंतु बड़े बहुत है, विस्तृत हैं। तो सबसे छोटा अध्याय यही माना जाता है अध्याय 1, और सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है अध्याय 4। तो ये 7 आपको अध्याय हैं, इसके साथों याद रखने किसमें क्या है और कौन कौन सी धाराएं इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके भाई, याद रह जाएगा सभी को। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। चल नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन धारा 1 की बात करेंगे। धारा 1 की बात करने जा रहे हैं, आरटी की धारा 1, ठीक है। तो यहां से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। मैंने बताया था एक का अर्थ एक को छोड़कर पूरे भारत में लागू रहेगी, परंतु वर्तमान में इसमें संशोधन कर दिया गया। धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है। उसके बाद में ये जो कानून है आरटी 2009, ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। ये बाहर कौन सी धारा में कहा गया है, धारा 1 में। देखो, नाम प्रस्तावना, नाम विस्तार, शब्दावली, यह सबसे छोटा अध्याय है। धारा 1 में देखो, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका विस्तार 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। धारा 370 और 35A समाप्ति के बाद इसे जम्मू कश्मीर में भी क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो ये डिटेलिंग है थोड़ी सी, आप इसको याद रखेंगे। फिर देखो, इस अधिनियम की कोई बात, यानी कोई मदरसे हैं, वैदिक पाठशालाएं हैं, या मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है इन्होंने। कहा है कि सब जगह लागू होगा, परंतु कोई धार्मिक स्कूल है, जैसे वेदों की शिक्षा दी जाती है, जिसे मुसलमानों के लिए मदरसा है, ईसाइयों के लिए अलग है, सिखों के लिए उनकी खालसा स्कूल अलग चलते हैं, तो उनमें कोई ये आरटी लागू नहीं होगी। ये बात इन्होंने धारा 1 में कही है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। एक बात को छोड़कर, यानी 1 से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाने का प्रयास ये किया था। फिर धारा 2 में मैंने कहा था, आपको ट्रिक बताई थी बी का मतलब भाषा शब्दावली की बात की गई। आरटी की जो भाषा है, उस भाषा शब्दावली में किसको क्या कहा गया है, ये चीजें आपको बतानी है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है। इसके संक्षिप्त जो शब्द हैं, जैसे अगर बात करूं समुचित सरकार, बार बार शब्द आएगा, तो समुचित सरकार से आपको क्या समझना है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य समुचित सरकार से आपको केंद्र सरकार समझना है, राज्य सरकार समझना है, और जो संघ शासीय प्रदेश है उनकी सरकारों को समझना है। तो ये देखो, प्रति व्यक्ति फीस का अर्थ है कि विद्यालय फीस से अलग किसी भी प्रकार की कोई भी सदन या अभिप्राय अभिप्रेरित। देखो क्या लिखा है, विद्यालय फीस से अलग किसी भी प्रकार का संदान या विधाय अभिप्रेरित है। यानी आप विद्यालय में, वो आप विद्यालय ये नहीं कह सकता कि आप 100 रुपए गौशाला के दे दो, 100 रुपए पौधों के दे दो, इस तरह का कोई भी दान आप नहीं मांगेगा आपसे विद्यालय। ये बात यहाँ पर की गई है। फिर देखो बालक 6, बालक का अर्थ यहाँ पे क्या है, बालक का अर्थ यहाँ 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं से है। दुर्बल वर्ग का अर्थ यहाँ पे SC ST को जो कोटा दिया गया है। और अब वर्तमान की अगर बात करें तो 2.5 लाख से कम इनकम के जो लोग हैं उनको इस दुर्बल वर्ग में माना जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं।
अनुसूची क्या है? इस अधिनियम में दी गई संलग्न सूची अनुसूची कहलाएगी। विहित क्या होता है? अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, यानी हम कहते हैं ना कि आरटी के विहित, यानी इस आरटी के तहत जो नियम बनाए गए हैं उन्हें विहित के नाम से संशोधित किया गया है। असुविधाग्रस्त समूह के बालक में आपको ध्यान रखना है एससी आ जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, लिंग आधारित असुविधाग्रस्त बालक आएंगे। तो हो सकता है आपको वो सीधा पूछ ले, तो यहां से आपको ध्यान रखना है दो चीजें यहां से निकल के सामने आई है, दुर्बल वर्ग किसे कहेंगे और असुविधाग्रस्त बालक किसे कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं वो तो किन्हें कहेंगे? राजस्थान में 2020 से 2.5 लाख से कम आय वाले परिवार को इस वर्ग में शामिल किया गया है। 2012 में संशोधन कर निःशक्त बालक को भी शामिल कर लिया गया है। निःशक्त बालक यानी विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है, उन्हें भी इस वर्ग में शामिल कर लिया गया। किस वर्ग में? असुविधाग्रस्त बालक में। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। हर चीज को करंट के साथ जोड़ के पढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया है कि कोई चीज आपकी प्रश्न यहाँ से गलत न हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। संरक्षक क्या है? माता पिता न होने पर बालक की देखभाल करने वाला, उसको संरक्षक कहा जाएगा। विशेष विद्यालय कौन से हैं? जैसे केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, नवोदय के जो भी विद्यालय हैं, ये सब चीजें, ये जो मिलिट्री स्कूल है, इनमें आरटी लागू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इन विद्यालयों में आरटी लागू नहीं होगी, तभी यहाँ विशेष विद्यालय नाम दिया गया है। फिर देखो, अनुवीक्षक क्या होता है? किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन पद्धति कि किस प्रकार अभिप्रेत है, कोई भी ऐसी पद्धति आप नहीं लगा सकते, बालक का एडमिशन लेने से पहले कोई टेस्ट नहीं ले सकते, ये सब चीजें मना की गई हैं। फिर स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, पंचायत समिति या पंचायत है, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, घोषित है, तो उसे हम समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कहेंगे। जैसे स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो गांव स्तर पर अगर बात करें तो पीईओ है, ठीक है ना, पंचायत है, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है, जैसे ब्लॉक स्तर पर बीईओ है और जिला स्तर पर सीईओ है। तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उन्हें स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं। समय समय पर ये जांच करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। चलिए, यहाँ इतना ही करवा पाए हैं हम, और उसके बाद में देखते हैं आगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके खुद के हैं, तो खुद के से कोई शंका नहीं। हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। 2 का नाम था निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकारी नियम। धारा 3, 4, 5 इसके अंदर इंक्लूड है। धारा 3 का मतलब था सी, ट्रिक से करवाया था, सी पे आती है 3 नंबर पे। सी का मतलब था अनिवार्य, कंपलसरी। कंपलसरी का अर्थ होता है अनिवार्य। तो देखो यहाँ धारा 3 में क्या बात की गई है कि धारा 3, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा उसके नजदीकी के विद्यालय में करवाने की व्यवस्था की जाएगी। ये कंपलसरी है। किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। 2012 के संशोधन के अंतर्गत गंभीर बहुनिशक्त ग्रस्त बालकों को घर आधारित शिक्षा के विकल्प चुनने का अधिकार होगा। 2012 में संशोधन किया गया है आरटी में, और सब संशोधन इसके अंदर इंक्लूड करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 2012 में ये संशोधन करे, कोई बालक विद्यालय नहीं आ सकता, वो चलने में असमर्थ है, चारपाई पे रहता है, वो पढ़ने का इच्छुक है, तो विद्यालय ये व्यवस्था करेगा कि उसे घर पे पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर धारा 4 का मैंने आपको दिया था ऑप्शन डी का अर्थ था डायरेक्ट एंट्री, और डायरेक्ट एंट्री का था प्रवेश न दिए गए बालक या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, ये विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या क्या उपबंध है? बालक उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी मान लीजिए 10 साल का बालक आपके विद्यालय में आया, ये देखो 8 वर्ष के बालक को कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाए। जैसे अगर मान लो 10 साल का बालक आपके विद्यालय में आया, तो आप उसे कौन सी क्लास में बिठाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में बिठा देंगे, नहीं, उसे कौन सी क्लास में बिठाना है? उसे 5वीं क्लास में बिठाना है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। फिर देखो, बालक को 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। मान लीजिए वो बालक है, पढ़ाई नहीं, 10 साल का आया और आप कह देंगे 14 वर्ष तक निःशुल्क है, नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मैंने कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा उसे फ्री करवाई जाए, चाहे उसकी एज कितनी हो जाए। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देंगे। दिव्यांगजनों के लिए आरटी 2009 में आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये पेपर में पूछी गई बात है।
तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिव्यांग के लिए 2009 में कितना रखा गया था, आयु वर्ग था 6 से 18, ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और सामान्य के लिए 6 से 14 वर्ष था। धारा 5 में मैंने आपको करवाया था ई, और ई का मैंने कराया था स्थानांतरण प्रमाण पत्र, क्योंकि बुजुर्ग ऐसा ही बोला करते थे पहले, है ना, स्थानांतरण को क्या बोला करते थे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ऐसे बोला। तो देखो, बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर लिया या अन्य पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में वो पढ़ना चाहता है, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल या जो भी प्रबंधक है उससे वो टीसी मांग सकता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी होगा। अगर विद्यार्थी टीसी मांग ले और 7 दिनों के अंदर प्रिंसिपल न दे तो भाई उस पर कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो देनी पड़ेगी टीसी आपको। फिर अध्याय 3 आता है। 3 का नाम मैंने आपको बताया था, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। क्या कर्तव्य रहेंगे, धारा 6, इसमें कितनी धाराएं हैं, 6 से 11, ठीक है। धारा 6 में मैंने आपको बताया था, धारा 6 का अर्थ था एफ का अर्थ मैंने आपको बताया था फार मीन्स होती है दूरी, यानी बच्चे के स्कूल की दूरी यहाँ पे बताई गई है। देखो, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय स्थापित करेंगे। जैसे शाला मानचित्रण में कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में होगा, परंतु कुछ कंडीशंस होंगी, कितने बालकों पर होगा, किस प्रकार होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो जी मारे एक टाबर है स्कूल खोलो मार खतरना, कुछ कंडीशंस होंगी, उसके बाद में ये चीजें स्थापित होंगी, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो चीजें हैं ये 3 वर्ष के भीतर भीतर पूरी करनी होती है। कितनी, 3 वर्ष के भीतर भीतर इन चीजों को पूरा करना होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अगर वहां पर विद्यालय नहीं है तो कितने का समय दिया जाएगा, तो 3 वर्ष का समय यहाँ पर दिया जाता है कि 3 वर्ष के अंदर ये अनिवार्यता है जो पूरी की जाएगी। फिर अपन धारा 7 में चलते हैं। धारा 7 में मैंने आपको बताया था जी, और जी का अर्थ मैंने बताया था आपको ग्रांट। ये चीजें मैंने पहली वीडियो में करा दी, जिनकी पढ़ी हुई उनके सब याद हो रहा है। ग्रांट का अर्थ होता है पैसे। विद्यालय में अगर पैसों की जरूरत है तो कौन देगी भाई, केंद्र सरकार देगी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी। तो देखो, केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो अनुपात रहेगा सारे केंद्र नहीं देगी, 60-40 का है। वर्तमान में कितना है, 60-40 का है। और पूर्वोत्तर जो राज्य है 7 सिस्टर जिनकी बात करते हैं वहां 90-10 का अनुपात है। 90 केंद्र सरकार देती है और 10 है। तो देखो, तो विद्यालय के वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों को केंद्र व राज्य सरकार पर वहन के रूप में बांटा गया है। वर्तमान में वित्तीय भार 60 केंद्र के हैं और 40 राज्य के हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 90 केंद्र के हैं और 10 राज्य के हैं। अब देखो, हाँ जी, धारा 8 पे आता है एच का अर्थ है हेड गवर्नमेंट। हेड गवर्नमेंट का मतलब समुचित सरकार काम करेगी शिक्षा उपलब्ध करवाने का। तो देखो, इस धारा में समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन है। बालकों को शिक्षा की उपलब्धता, विद्यालय की उपलब्धता, भवन, प्रशिक्षण, शिक्षक है, ठीक है, पाठ्यक्रम और समस्त कार्यों पर नियंत्रण कौन रखेगी, समुचित सरकार का दायित्व रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उनका दायित्व रहेगा कि सब चीजों की वो व्यवस्था करे। विद्यालय नहीं है तो विद्यालय खोले, अध्यापक नहीं है तो अध्यापकों की भर्ती करवाए, ठीक है। विद्यालय में किसी चीज की कमी है, बिल्डिंग नहीं है, पूरी स्थान तो है, बिल्डिंग नहीं है, तो भाई वो सारा काम कौन करेगी, समुचित सरकार मिलकर करेगी। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर आपको मैंने बताया था धारा 9, और 9 पे आती है आई का मतलब था स्थानीय प्राधिकारी। अब जो स्थानीय प्राधिकारी है उनका कर्तव्य रहेगा कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे। भाई मान लीजिए स्कूल में अध्यापक नहीं है तो जितना हो सके वो प्राइवेट बच्चों को, अध्यापकों को रखे और खुद उसका वहन करे। सरकार जितना देती है अनुदान ले ले, बाकी भाई भर्ती के लिए भी सरकार से ये गुजारिश कर सकती है। तो देखो, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन है। जिससे स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य है निरीक्षण, यानी विद्यालय को संभाले जाकर, पर्यवेक्षण, विद्यालय व्यवस्था तथा समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। हर चीज की व्यवस्था अगर स्कूल में नहीं है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है, स्थानीय प्राधिकारियों की इसकी जिम्मेवारी रहती है। फिर उसके बाद की देखें धारा 10 का मतलब मैंने आपको कराया था जेप और जग, ये कराया था। और जे का मतलब था जरूर स्कूल भेजें, यही तो था। माता पिता या कोई भी संरक्षक है, संरक्षक का अर्थ ये नहीं है कि माता पिता ही हो, नहीं। एक माता पिता, बालक के माता पिता है नहीं, वो अनाथ है, तो उसका भी कोई ना कोई संरक्षक होगा। उनका ये कर्तव्य रहेगा कि बालक को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाई जाए। ये बात धारा 10 में कही गई है, देख लेते हैं। ये देखो,
प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा में अपने बालकों का क्या करवाए, एडमिशन करवाए, प्रवेश करवाए। ठीक है जी। फिर धारा 11 में देखें 11 पे आता है के, और के को मैंने आपके कहा था काके नु स्कूल पे जन तो पहला आंगनवाड़ी पे जो, यानी स्कूल में जब एडमिशन होता है तब आयु होती है 6 वर्ष, परंतु आजकल के बालक आ रहे हैं प्रतिभाशाली, तो आयु वर्ग क्या कर दिया, 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए विद्यालयों में, गाँव में या गांव के आसपास ढाणियों में वहां आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है, उसे बालवाड़ी भी बोला जाता है, तो वो व्यवस्था की गई है, वहां पर भेजे, वहां बालकों को बैठना सिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा, ये चीजें की गई है धारा 11 में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्व 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जैसे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी की व्यवस्था करना समुचित सरकार का क्या रहेगा, दायित्व रहेगा। फिर धारा 4 में क्या लिखा, अध्याय 4 देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके, और यहीं से पेपर में प्रश्न पूछ लेता है। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, सबसे बड़ा अध्याय है। कहां से कहां तक की धारा है देखो, 12 से 28 है, कुल धाराएं 17 धाराएं हैं इसमें। यह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अध्याय है। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें अंदर की गई है। अब मैं हर चीज आपको ट्रिक से करवा दी थी, अब याद है तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। मैंने कहा एल 12 पे आता है एल, और एल का मतलब होता है लेस फीस। लेस फीस यानी इसको निजी विद्यालय है तो उसमें 25% बालकों को आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, और उसकी फीस का वहन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेगी, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा का वर्णन है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो निःशुल्क है ही, पैसे तो लिए नहीं जाएंगे। अनुदानित स्कूलों में न्यूनतम 25% तक की सीमा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कक्षा प्रथम में दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को कुल संख्या के 25% निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब गुरुजी दुर्बल वर्ग कौन सो है, वो करवा गए हूं, 2.5 लाख कम इनकम आरो, असुविधाग्रस्त सारा बता दिया, SC ST आ रहा, ठीक है, निःशक्त जन आ रहा, सारी चीजें मैं पीछे बता गया हूँ। इन खातरी बात शब्दावली थाने पहला करवाई ही, तो याद रह जाएगा ना, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है जी। अब आ गई धारा कौन सी, 13, और 13 में मैंने बताया था 13 पे क्या आता है, एम आता है गुरुजी। एम का मतलब है मेगा टेस्ट। ठीक है, आप प्रवेश के समय बालक से कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे, पहली बात तो ये की गई है। ये देखो, प्रवेश के लिए किसी भी प्रति व्यक्ति से फीस व अन्वीक्षण टेस्ट ही होता है, प्रक्रिया का न होना, यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी ना टेस्ट। अगर कोई विद्यालय इस धारा का उल्लंघन करेगा तो प्रति व्यक्ति फीस ली है तो उस फीस का 10 गुना आपको क्या किया गया, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में पूछी गई बात है, कितना प्रतिशत जुर्माना लगता है। किसी बालक का अनुवीक्षण यानी परख प्रक्रिया ली जाती है तो पहले उल्लंघन पर 25,000 रुपए और बाद में बार बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। किसको, जो संस्था बालक का टेस्ट ले रही है उसको। ठीक है, तो ये 13 धाराएं आपके याद हो गई होंगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। हर चीज को आपने, मैंने कल आपको कहा था कि रटा दूंगा, और ये रटा हुआ देखो आपके याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्यों गुरुजी मारे या ना करो, गुरुजी मारे याद करिए भाई, जब मैं थाने क्यों ट्रिक को याद करा दूंगा बेटा, थारे याद हो जैसी। अब थे याद ना करी तो बा मेरी गारंटी को नहीं है। धारा 14 देखो भाई, धारा 14 पे आता है एन। ये थाना एन का मतलब है नो बर्थडे सर्टिफिकेट, यानी आपके पास अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई नर्स का लिखा हुआ प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी विद्यालय आपको एडमिशन के लिए मना नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आपके माता पिता लिख के दे दे हमारे बालक की ये आयु है तो आपको एडमिशन देना पड़ेगा, ये नहीं कह सकता विद्यालय की इसका बर्थडे सर्टिफिकेट लेके आओ, नहीं कह सकता। ये RT 2009 की कौन सी धारा, 14। तो ध्यान रखिएगा, किसी बालक को आयु के सबूत न होने की स्थिति में किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। आयु का आधार क्या होता है गुरुजी, गांव की नर्स लिख के दे देती है, या जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है, या कोई दाई लिख के दे देती है, ये हुआ करते थे। अगर नहीं है ना तो भी आपको विद्यालय से रिकॉर्ड में नहीं है तो भी आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, धारा 15 बताओ गुरुजी। धारा 15 में MNO आ गया। ओ का मतलब था ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। बालक पूरे साल में कभी भी आकर आपको कह सकता है कि गुरुजी मैंने एडमिशन दो, और धन देना पड़ेगा। वैसे तो 30 सितंबर लास्ट डेट होती है एडमिशन की,
परंतु वो 30 सितंबर के बाद दिसंबर में आके कह दे आपको कि गुरुजी मुझे एडमिशन चाहिए, तो भाई देना पड़ेगा, जनवरी में देना पड़ेगा आपको। और फिर गुरुजी सिलेबस कैसे पूर्ण कराए, ये जिम्मेवारी संस्था प्रधान की रहेगी, उसके अतिरिक्त क्लास लगाकर उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाए। तो ये आरटी के अंदर ये बात की गई है। तो देखो इसमें प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 में कहा गया किसी शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ से विस्तारित अवधि के भीतर कभी भी प्रवेश लिया जा सकता है। 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि है। विस्तारित अवधि के बाद भी कोई बालक प्रवेश चाहता है तो प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। संस्था प्रधान विशेष प्रशिक्षण से पढ़ाई पूरी करवाएगा। भाई इसको अतिरिक्त क्लास लगवाएगा, कैसे भी उसकी क्लास जो उसका मैटर है वो सारा पूरा करवाएगा। ये संस्था प्रधान की जिम्मेवारी है। ठीक है, बड़ा काम है भाई। सरकार ने मास्टर के इतने हाथ बांध दिए हैं कि मास्टर का समझ में को नहीं आना रहा मैं करूं के। देखो फिर आगे धारा 16 और 16 पे क्या आता है, पी आता है। और पी का अर्थ होता है पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप फेल नहीं कर सकते, बोर्ड की परीक्षा नहीं ले सकते। परंतु इसके अंदर राजस्थान सरकार ने आरटी लागू करते समय संशोधन कर दिया था। ये कहते हैं हम कक्षा 5 से लेके 8 मीट की बोर्ड परीक्षा रखेंगे और हमारा दिल चाहेगा तो हम किसी को फेल भी कर सकते हैं। राजस्थान में ये चीज लागू कर दी गई। चलिए देख लेते हैं। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। क्या बालक को किसी कक्षा में नहीं रोक सकते, यानी फेल नहीं कर सकते। किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, यानी फेल नहीं किया जाएगा। 1 मार्च 2019 को लागू संशोधन के तहत कक्षा 5 व कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। कब से, 1 मार्च 2019 से लागू कर दिया है। बालक के फेल होने पर परिणाम तिथि से 2 माह के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी, नहीं तो बालक ने जो पूर्व में पढ़ा है वो भूल जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल कौन सी दुनिया के बाहर से हैं, आरटी के तहत वो आते हैं। आरटी से पैसा नहीं उठाते क्या, वो बिल्कुल उठाते हैं। जो 25% बालक है वो आरटी देती है, उनको फीस देती है आरटी, तो वो कौन से बाहर थोड़ी है। हाँ, विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा किए जाने पर निष्कासित नहीं किया जाएगा। विद्यालय बच्चे को से वो कितनी बार फेल हो जाए विद्यालय से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते तू मूर्ख है मैं रखा को नहीं, ऐसा कभी नहीं कह सकते, निष्कासित नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर धारा मैंने 17 बताई थी, 17 पे आता है क्यों। क्यों का अर्थ मेरा क्यों मारी, यानी आप बालक को न तो मानसिक और न ही शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। यानी आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते, आप उसे मूर्ख, उल्लू का पट्टा, गधा, है ना, कुछ भी नहीं कह सकते, नालायक भी नहीं कह सकते, और मारना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपको जेल हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। देखो ठीक है, तो ध्यान रखना है। थारे जूत पड़ेड़ा है, मान्य ध्यान है, बी टाइम मार्या करता। एडमिशन कभी भी करवा सकते हो है, तो गुरुजी मुझे 12वीं कॉमर्स से करनी है तो मैं करवा सकती हूँ। पहले गणित विषय था, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपके एडमिशन की प्रक्रिया होगी। आप कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आरटी के तहत आप हमें बताइए कि हमारा धारा 15 के तहत बताइए कि किस प्रकार एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, हम अपने आप मैनेज करेंगे। तो ध्यान रखिए, आप पूरा अधिकार है आपको, आप करवा सकते हैं, कभी भी एडमिशन करवा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। फिर देखो मैंने आपको धारा 18 भी करवाई थी और याद करवाने का प्रयास किया था, और ट्रिक में आपको बताया था आर आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। आर का मतलब था रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त। यानी कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए हुए विद्यालय नहीं चलाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो ध्यान रखिएगा उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन उसने स्कूल चलाया है उसको भरना पड़ेगा जुर्माना। बस यही बात यहाँ पर की गई है। देखो मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना तथा निरंतर उल्लंघन करने की दशा में प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना देय होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपूर्व वाली क्लास काम आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। बस तो मैं तभी कह रहा था कि पूर्व वाली क्लास लगाया करो भाई। धारा 19 में देखो विद्यालय के मान
और मानक निर्धारित किए गए हैं। अब मैंने आपको बताया था एस से मैंने आपको बताया था ISI मानक होता है, प्योरिटी का निशान होता है कि ये चीज प्योर है, कंपनी ने वेरीफाइड की है, इसको खाद्य विभाग ने वेरीफाइड की है। तो देखो यहां भी मानक निर्धारित किए कि विद्यालय का मेरे गेप, तो देखो विद्यालय को 3 वर्ष में पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी विद्यालय को मान्यता मिल गई, उसके पास किराए की बिल्डिंग है, तो भाई वो 3 साल के अंदर खुद की बिल्डिंग ले और जो जो उन्होंने कॉलम दे रखे हैं वो सब चीजों को पूरा करेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विद्यालय के मानकों में अगर बात करें तो रसोई घर होना चाहिए। ठीक है, रसोई घर के बाद में अगर बात करें, लड़के और लड़कियों का बाथरूम अलग होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरे खुले होने चाहिए, उनमें खिड़कियां होनी चाहिए, जंगले होने चाहिए, छत इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, उनमें पंखे की सुविधा होनी चाहिए। तो सब चीजें, खेल का ग्राउंड होना चाहिए, खुद का वो उनका फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए, है ना, सब चीजें, ये चीजें 4 दीवारी होनी चाहिए, आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी होनी चाहिए। धारा 20 अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार तुम लोगों का मेरे हिसाब से ना अभी बालकपन है वो उतरा नहीं है। ठीक है, बालकपन क्या नहीं हुआ है, उतरा नहीं है। तुम लोगों को ये नहीं पता कि डिग्री कौन सी काम आती है। अरे जो वर्तमान में डिग्री हो गई ना वो काम आएगी, पीछे वाली डिग्री काम नहीं आएगी। कैसे गुरुजी, आपने BSTC कर ली, ठीक है जी, होगी BSTC, अब आप 12वीं में सब्जेक्ट बदलना चाहते हो तो फिर वो BSTC मान्य नहीं रहेगी। अगर आप मैथ से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो BSTC है ना वो मान्य नहीं रहेगी, वो फेल हो जाएगी, फिर दोबारा BSTC करो। तुम लोगों को इतना ही पता नहीं है तो हम क्या बताएं भाई, फिर तुम सभी पैदल हो क्या दिमाग से, ये चीजें ध्यान ही नहीं रखते। इतनी चीजों का तो ध्यान रखा करो। धारा 20 का अर्थ क्या है, एस वाला हो गया ST, टी का अर्थ है तोड़ना और जोड़ना, किसके हाथ में रहेगा, केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मान या मानक में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे। धारा 21, धारा 21 इसको अच्छी तरह से पढ़ लो भाई, ये आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 21 ये आपका पेपर में प्रश्न पूछेगी आपसे। मैंने आपको बताया STU आएगा, यू से यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है संगठन। विद्यालय के अंदर कोई संगठन बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य है, 16 सदस्य हो सकते हैं, और उसमें 50% महिलाएं होंगी। उसका अध्यक्ष जो होगा वो अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष भी अभिभावक होगा, सचिव जो होगा वो वहां का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान। इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, ये समिति 2 प्रकार की होती है, एक साधारण सभा होती है, एक कार्यकारी परिषद होती है। कार्यकारी जो परिषद होती है उसका जो बैठक कोरम है, गणपूर्ति कोरम है, वो 1/3 रहेगा, और साधारण सभा का 1/4 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता होंगे, यानी 75% माता पिता होंगे या संरक्षक होंगे। महिला 50% सदस्य होगी, अध्यक्ष इसका अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष भी इसका अभिभावक होगा, सचिव इसका प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, SMC में कुल सदस्य कितने हैं, 16, मतलब 75% की बात करें तो कितना हो गया, 4, 8, 12, यानी 11 या 12 सदस्य के आसपास है, इनमें अभिभावक होगा। ठीक है, SMC में 2 समितियां होती है, कार्यकारिणी परिषद और साधारण बैठक, साधारण सभा। अब यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया है, कार्यकारिणी परिषद की बैठक कब होती है, प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है। अगर बाई चांस अमावस्या के दिन गुरुजी बैठक हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि अमावस्या को क्या है, वो परशुराम जी का जन्मदिन और जयंती मनाने के चक्कर में क्या करते हैं, सभी जो वर्कर होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनकी छुट्टी होती है, तो वो विद्यालय में आ सके, इसलिए अमावस का दिन निर्धारित किया गया है। ठीक है, गणपूर्ति कोरम देख लो 1/3 है। राजस्थान में 10 मई 2011 को SMC का गठन किया गया। हो सकता है आपको पूछ ले कि पहली SMC राजस्थान में कब बनाई गई, तो RT जब 2011 में लागू हो रही है तभी बनाएंगे, तो 10 मई को बनाई गई थी। साधारण सभा देख लो, प्रत्येक 6 माह में एक बार इसकी बैठक होगी और इसका गणपूर्ति कोरम 1/4 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
धारा 22, धारा 22, देखो धारा 22 कैसे याद रखें गुरुजी? तो कहां है दिक्कत, कहां रही है? कुछ नहीं, 22 नंबर पे आता है वी, और वी का अर्थ है विकास, यानी विद्यालय के अंदर विकास समिति, सीधा सा एसडीएमसी की बात करें वही बात है। तो देखो विद्यालय विकास योजना, विद्यालय के अंदर विकास योजनाओं का निर्माण कौन करेगी? एसएमसी करेगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। तो ट्रिक में से याद रखना है वी से विकास, ठीक है। और ये जो योजनाएं बनाई जाएंगी 3 वर्षीय योजना होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। तो देख लो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, विद्यालय विकास योजना का प्रारूप एसएमसी करेगी, यह 3 वर्षीय योजना है। यह विद्यालय योजना सरकारी योजनाओं को बनाने व अनुदान देने का आधार हो गई, ठीक है। तो सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो स्कूल में लागू करवाएगी, अगर नहीं है तो मंजूर करवा के लाओ सरकार से। 3 साल का समय होता है जो ये समिति कोई भी निर्णय लेती है, विकास योजना बनाती है, उसका 3 साल का समय है। फिर देखो 23 नंबर में मैंने आपको बताया डब्ल्यू आता है, ऐसे लातें ऊपर होती हैं, इसको नीचा किया हमने कल। एम से बढ़िया मास्टर, और मास्टर की टांग चकाए रखनी है, मतलब शिक्षक की नियुक्ति के लिए अहर्ता और सेवाओं के निबंध की शर्तें दी गई हैं, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं देख लो। सबसे पहले है अकादमिक प्राधिकरण एनसीटीई, ठीक है, द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने का पात्र होगा। जैसे बीएसटीसी अगर कर रखी है तो शिक्षक बन सकता है, बीएड कर रखी है तो शिक्षक बन सकता है, टेट क्लियर है या रीट क्लियर है, ये सब क्या है? अनिवार्यता है। तो ध्यान रखना अध्यापक की अनिवार्यता धारा डब्ल्यू का मतलब कौन सा था? 23 नंबर था क्या? बिल्कुल। ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है तो उसे 5 वर्ष का समय 31 मार्च 2015 से दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई संविदा पर लगा है, कोई पिता की जगह लग गया, एक्सपायर हो गए तो उनकी जगह दे दी, तो उसके पास योग्यता नहीं है शिक्षक की, तो क्या करे? तो फिर उसे 5 साल का समय दिया गया 2015 में, परंतु वर्तमान में इसको घटाकर 4 साल कर दिया गया है। 2017 के द्वितीय संशोधन में यह समय 4 वर्ष कर दिया गया। 4 साल के अंदर आपको वो डिग्री या कोर्स जो भी आपको चाहिए वो आपको अर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, याद हो गई होगी इतनी धाराएं तो आपको? हाँ जी, इतनी धाराएं आपको याद हो गई? बताओ भाई। चलिए कोई बात नहीं, मत बताओ, हम बता देते हैं आपको। याद हुई है या नहीं हुई वो तो पेपर बताएगा, वो तो आपको पेपर खुद ही बता देगा कि आपके याद हुई है या नहीं हुई। अब देखो धारा 23 मैंने आपको करवा दी है। धारा 24, अब मैंने बताया था 24 पे आता है एक्स। अब पूर्व वाली कक्षा आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्स आता है और मैंने कहा एक्स इस तरह से काटा मारा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या किया जाता है? क्रॉस लगाया जाता है। क्रॉस का अर्थ होता है नहीं करना, यानी अध्यापक को क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब का जिक्र कहां किया गया है? धारा 24 में। और ये आपके स्पेशल बिंदु लिखा है शिक्षकों के कर्तव्य, लिखा है ना। तो ये आपके स्पेशल टॉपिक लगा है, तो इसको हम छोटा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना धारा 24 में कहा गया है। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता व समय पर, यानी अध्यापक समय पर स्कूल में आएगा और समय से स्कूल से जाएगा। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम संचालित कर पूर्ण करवाएगा, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो आपको बताया गया है, शिविरा के अंदर आया है कि इस महीने में इतना पढ़ाना है, इस महीने में इतना पाठ्यक्रम करवाना है, वो सब चीजें आपको पूरी करवानी पड़ेगी भाई, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को अतिरिक्त समय देकर भी पूरा करवाएगा। अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगाकर भी पाठ्यक्रम को पूरा करवाना ही पड़ेगा, ये इसकी जिम्मेवारी रहेगी। शिक्षक बच्चे के माता पिता संरक्षक के साथ बैठकें करेगा, यानी वो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, पीटीएम, तथा बालक की शिक्षण प्रगति और सुसंगत जानकारी साझा करेगा कि आपका बालक किस प्रकार है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ऐसे कौन सी चीज। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार शिक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि इस कक्षा में एक जैसे बालक नहीं होते, सबकी आवश्यकता के अनुसार अध्यापक पढ़ाएगा, वही अच्छा अध्यापक है, उसका अध्यापक का कर्तव्य है। सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेगा। सरकार समय समय पर टीचर ट्रेनिंग के लिए शिविर आयोजित करती है, उनमें भी भाग लेगा। अध्यापकों के प्रति सप्ताह तैयारी में 45 घंटे निर्धारित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कितने घंटे? 45 घंटे, उसमें तैयारी के घंटे भी इंक्लूड हैं। 45 घंटे आपको पढ़ाना है हफ्ते में। शिक्षक की समस्या को तय विधि से दूर किया जाएगा। अगर शिक्षक को कोई
दिक्कत आ रही है, जैसे गुरुजी मैं तो बहुत दूर, मैं तो मेरा विद्यालय बहुत दूर है और वहां रहने की सुविधा नहीं है, तो भाई फिर उसकी जो तय विधि है, ऐसा नहीं है कि आपको कह देंगे कि आपको वहां मकान बनवा देंगे, नहीं, कोई तय सीमा है, आपको फंड दिया जाएगा या आपको जो भी टीएडीए जो भी है वो आपको दिया जाएगा, आप उसके तहत अपनी सुविधा खुद करेंगे तो तय विधि से दूर किया जाएगा। किसी शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के खिलाफ किसी ने कह दिया शिक्षक ने गलत काम कर दिया जी और आप शिक्षक को पूछो ही नहीं और जाके उस पर कार्रवाई कर दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। पहले शिक्षक से पूछेंगे कि हाँ भाई ये बात हमारे पास शिकायत आई है और इस शिकायत में कितनी सत्यता है ये आप हमें बताएं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी क्लास थी और समय अब आजकल तो थोड़ा नियम चेंज कर दिया है। जैसे अगर बात करें तो अध्यापक को विद्यालय लगने से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में पहुंचना है और 1 घंटा पूर्व विद्यालय से वापिस आना है, छुट्टी होने के 1 घंटा बाद। 1 घंटा पहले क्यों पहुंचना है? क्योंकि बालक जल्दी आ जाते हैं, वो उदंड मचाते हैं, है ना, शरारत करते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं, इसीलिए वहां पर आपका होना अनिवार्य है। 1 घंटे बाद में क्यों गुरुजी? क्योंकि 1 घंटे तक सभी जो बच्चे होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं और बाई चांस मान लीजिए चपरासी ने निगाह नहीं की और कोई बालक अंदर सो रहा था, आपने लॉक कर दिया, आप चले गए, तो बच्चा तो अंदर रह गया ना। इसलिए 1 घंटे तक आपको समय दिया जाता है कि आप विद्यालय में रहें और उसके बाद में घर से गार्जियंस के फोन नहीं आए तो आप विद्यालय छोड़कर जा सकते हैं। तो ये आपका आरटी 2009 के तहत कुछ काम है जो आपको टीचर लगने के बाद करने पड़ेंगे। तो अब एक नजर में आप लिख लेंगे इनको, मैं एक साइड में हो जाऊंगा और फटाफट आप इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, वीडियो को रोक कर। ठीक है जी, वीडियो को रोक लीजिएगा अच्छी तरह से और उसके बाद में आप इसको नोट करते जाएंगे। ये तो मैंने आपको करवा दी थी कल, ये तो आपको करवा दी है। ठीक है जी, ये गुरुजी आपने करवा दी, वाह जी वाह, निहाल करया थे। चलो भाई, चल भाई, चल भाई, ये लो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लो इसको आप उतार लीजिए आराम से। ठीक है, फिर धारा 2 उतार लीजिए, ये लो। ये आपको सुविधा इसलिए दी गई है कि ताकि आप अंतिम, आपको नोट्स ही बनाने हैं तो आप अंतिम वीडियो, कोई भी वीडियो का अंतिम 5 मिनट निकाल लिया करो, वहां पे सारे जो जितने करवाते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं, आप आराम से इनको रोक रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना है 3 वर्ष के अंदर ये सिम होना चाहिए पूरा, ये थोड़ा लिख लीजिएगा, ये 7 नंबर लिखिए।
ये आरटी अच्छी तरह से रट लीजिएगा, पेपर में प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा भाई। अब कैसे याद करनी है वो आपकी जिम्मेवारी है, मैं 100% लिख के कह रहा हूं, यहां से पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। हो सकता है यहां से 2 प्रश्न आ जाए, परंतु एक प्रश्न तो कन्फर्म ही आएगा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे आप, नहीं तो भाई ये याद नहीं होगी कन्फर्म। और बाद में कहोगा गुरुजी मान्य थे कि कौन करायो जी, मारी गलती होगी, मैं पढ़िया को नहीं, तो थारी गलती, फिर मैं कौन साइन करूंगा। हाँ नोट कर लें, नोट कर लें आप। और ये लो, धारा 24 तक मैंने आपको करवा दिया है। और धारा 24 के बाद में कल हम आगे वाली क्लास को पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। और ये जो चीजें मैंने आपको याद करवाई है, ये चीजें ही कल आपको दोबारा करवाएंगे, ठीक है। इससे आगे वाला ये 24 नंबर वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको तो बहुत अच्छी तरह से रटना है, क्योंकि ये आपके स्पेशल बिंदु लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 24 नंबर को आप एक एक पॉइंट को रट लीजिएगा, ताकि आपके ये चीजें याद रहें, ठीक है, ताकि आपके ये चीजें याद रहें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, 24 तक हमारी बातें हो गई हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।